नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड प्राइम में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरदा का डबल प्रहार। जी हां, बड़ी खबर है देहरादून से। पूर्व सीएम हरीश रावत का भाजपा को बड़ा झटका, डबल प्रहार इसीलिए हम कह रहे हैं। उधम सिंह नगर के भाजपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया। सुरेश गंगवार और रेणु गंगवार की घर वापसी हो गई है। चुनाव से पहले 2012 में सितारगंज से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था चुनाव। 24 जिला पंचायत के मेंबर, 25 ग्राम प्रधान भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भाजपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराने के बाद हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज पर भी निशाना साधा। साथ ही कहा कि प्रदेश में चुनाव होना चाहिए, भाजपा चुनाव टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। जो हमारे वहाँ से कई विशेषज्ञ गए हैं वो आगे भी इसी तरीके से भाजपा को सुशोभित करते रहें और उनको कृतार्थ करते रहें, इसकी हमारी कामना है। उसमें हरक सिंह जी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो भाजपा को ऐसे ही कृतार्थ करते रहें, इसकी हम कामना करते हैं। देखिए, भाजपा के नेताओं से, जिनमें कांग्रेस के नेतागण भी सम्मिलित हैं, उनके क्षेत्रों में विशेष तौर पर कांग्रेस से जो गए उनके क्षेत्रों में लोग कह रहे हैं कि भाई जिन विकास कार्यों की तुम बात कर रहे हो तो सब कांग्रेस ने करवाए, तुमने भाजपा में क्या करवाए। ये जो सवाल है ये हरक सिंह को भी मथ रहा है, ये सतपाल महाराज को भी मथ रहा है, ये दूसरे लोगों में भी है और ये बेचैनी आगे भी भाजपा को के पेट में मरोड़ पैदा करती रहेगी। घबराई हुई भाजपा चुनाव टालना चाह रही है और हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो और जिस प्रक्रिया से होते हैं, और यदि ये सरकार हालात पर काबू नहीं कर पा रही है तो फिर इस ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको त्यागपत्र देना चाहिए। यदि वो चुनाव टालते हैं तो हम उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। इस समय जो उधम सिंह नगर की स्थिति है, कांग्रेस 9 की 9 सीटों पर विजयी होने जा रहा है। किसान पूरी तरीके से भाजपा को दंडित करने के मूड में, और जिसको भी अपनी पेट की, अपने स्टेटस की, अपने ज़िंदगी की चिंता है, जो महंगाई की मार से पीड़ित है, वो सारी जनता भी जो है परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस के बाद अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। 30 दिसंबर को हल्द्वानी में होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में होने जा रही रैली को लेकर आज एसएसपी नैनीताल ने जायजा लिया इस स्थिति का। साथ ही हमारे संवाददाता अंकित शाह ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, वो आपको देखनी चाहिए। दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी का दौरा है और हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री आएंगे और इस समय हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में ही हो रहा। आप देख सकते हैं कि ये जो मैदान है यहाँ पर नरेंद्र मोदी का दौरा है और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर मोदी नजर आएंगे। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो दौरे को भव्य बनाने के लिए यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो लोग की ड्यूटी है वो आ जा रहे हैं और जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनसे पहले उनकी यहाँ पर चेकिंग हो रही है। आप देख सकते हैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। जितने भी लोग आ रहे हैं उनके आधार कार्ड यहाँ पर लिए जा रहे हैं, उनके नाम पता नोट किए जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और पूरी बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा है काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं और इस रैली को और भव्य बनाने में लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि यह जो स्टेज बना हुआ है, इस स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं के लोगों को संबोधन करते हुए नजर आएंगे और लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो लगे हैं अपने संवाद कर रहे हैं लोगों से, और ताकि जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसको भव्य बनाया जा सके। और जिस तरह से भाजपा का जो नारा है 60 के पार, उसको कैसे विजय उसमें हासिल की जाए, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मूल मंत्र देंगे और कुमाऊं के लोगों को कुछ यहाँ पर सौगात भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी।
अब उत्तराखंड के मौसम का हाल आपको बताते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे पहाड़ों पर ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। जोशीमठ में रात में हुई भारी बर्फबारी के बाद आज सुबह का नजारा कुछ ऐसा था कि मानो देवभूमि में हिमयुग लौट आया हो। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं जो जोशीमठ की हैं। पहली तस्वीर बद्रीनाथ धाम की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है आपकी, वहां पर पूरा मौसम सुहाना बना हुआ है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, बद्रीनाथ धाम की पहली तस्वीर और दूसरी ओली की तस्वीर है। इन दोनों तस्वीरों में जहां तक नजर जाएगी वहां बर्फ की सफेद चादर आपको दिखाई दे रही है। उधर बद्रीनाथ में बर्फबारी के बाद वहां का नज़ारा बहुत बेहद खूबसूरत हो गया। उधर ओली का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। अब बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी पहुँच रहे हैं मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, क्योंकि मैदानी इलाकों से लोग इंतज़ार करते हैं कि यहाँ पर बर्फबारी हो तो वो वैकेशन के लिए यहाँ पर पहुँचें। पहली तस्वीर बद्रीनाथ धाम की आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर पहाड़ ढक चुके हैं बर्फ से, जहाँ तक भी नजर जा रही है बर्फ आपको दिखाई देगी। और साथ ही ओली का भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है, वहाँ पर भी लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया है, सुहाना हो गया है। हालांकि जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानी इस सीज़न में हो जाती है। दो तस्वीरें अब ऐसी ही स्थिति ऊंचाई वाले तमाम इलाकों की है। यही हूबहू तस्वीरें अलग अलग इलाकों से भी लगातार नजर आ रही हैं, जहां पर बर्फबारी का दौर हो रहा है, चल रहा है। अब चलिए आपको 5 और तस्वीरें हम दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीर आपको देखनी चाहिए। जोशीमठ, उत्तरकाशी और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी न्यू ईयर में आने वाले सैलानियों के जोश और जश्न को दोगुना करने वाली है। इसलिए देश भर से सैलानी नए साल के जश्न को मनाने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से ज्यादातर पहाड़ सफेद चादर से ढक चुके हैं और इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बरसात होने का अनुमान है, जबकि 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। लेकिन पहाड़ी जिलों में कल से बर्फ पड़ रही है लगातार, और ये बर्फबारी सैलानियों के लिए अच्छी है, तो वहीं स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। केदारनाथ घाटी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बर्फ से ढके हुए पहाड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदल गया है। ये तस्वीरें आपको उत्तरकाशी की हम दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। सुबह की धूप में बर्फ से ढके पहाड़ बेहद खूबसूरत, और शाम की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर लोग लगातार आनंद ले रहे हैं। सुबह हो या शाम, पहाड़ की इस वक्त बेहद खूबसूरत है। सुबह लोग निकलते हैं अपने कमरे से बाहर तो सौंधी सी धूप और साथ ही पहाड़ बर्फ से ढके हुए, और शाम को भी मौसम सुहाना वहां पर हो जाता है। सर्द हवाएं चलती हैं, लेकिन पहाड़ में इसी का आनंद है। अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर है, और आने वाले कुछ वक्त में और भी स्थितियां बिगड़ेंगी, सर्दी बढ़ेगी। मैं उत्तराखंड का इस जगह पे आके बहुत, यहाँ का मौसम इतना अच्छा है। बहुत पहले तो मेरा डाउट था, इतना हम लोग तो वहाँ कोलकाता में हम लोग का बहुत गर्मी, ठीक है ना, तो विंटर हम लोग का आता है 1 महीना 1.5 महीने के लिए, वो भी बहुत कम। हाँ, फिर भी हम सोचा जी इतना ठंडी में हम लोग कैसे जाएंगे। तो यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, माइनस में चल रहा है, फिर भी अच्छा लगता है कि यहाँ का हॉस्पिटैलिटी कहे तो यहाँ का ही, हाँ, बरसों का हॉस्पिटैलिटी इतना अच्छा है, यहाँ का आदमी लोग इतना अच्छा है। अब उत्तरकाशी की भी तस्वीर आपको देखनी चाहिए। उत्तरकाशी के दूर दराज इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। जिले में दूर दराज से घूमने आए पर्यटक हर्षिल, मुखबा और चौरंगी जैसी जगहों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के पहुंचने से होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है। मुखबा, जहां सीजन की दूसरी बर्फबारी हो रही है, वहां पर भी बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं, और पर्यटकों की भारी आवक की वजह से जो स्थानीय व्यवसायी हैं वो खुश हैं कि इस सीजन में उनका मुनाफा हो जाएगा। देखिए, लगातार बर्फ यहाँ पर पड़ रही है। जो पर्यटक हैं उनके लिए ये बेहद ही खुशनुमा मौका है।
अब आगे बढ़ते हुए आपको चमोली की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ भी जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक गया है। इसके अलावा पर्यटक स्थल औली में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिसका सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया है। वो औली का इलाका हो, बद्रीनाथ धाम के आसपास का इलाका हो, जोशीमठ का इलाका हो, हर हिस्से में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अभी और कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश भी होगी और बर्फ भी गिरेगी। कुल मिलाकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यटकों की संख्या में और भी इजाफा यहाँ पर होगा। पर्यटक पहुंचेंगे देश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर मौसम का आनंद लेने के लिए। लगातार बर्फबारी, हालांकि ठंड बढ़ गई है, सर्दी बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बर्फबारी का दृश्य देखने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में कल रात से ही बर्फबारी लगातार हो रही है। रात में बर्फ पड़ने की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके ये तस्वीर रात की है। बद्रीनाथ धाम में कल रात से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। भगवान बद्री विशाल के आसपास की तस्वीर देखिए किस तरीके से बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। बर्फ पड़ने की तमाम तस्वीरें यहाँ से निकल करके सामने आई। जो यहाँ आसपास रहते हैं लोग, उनके लिए बहुत सारी परेशानियाँ इस वक्त में। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों से कुछ लोग बर्फ पड़ने से पहले ही, इस मौसम से पहले ही निचले इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे होंगे घूमने के लिए, वेकेशन के लिए, उनके लिए ये अच्छी तस्वीरें हैं। अब धारचूला की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। धारचूला के मुनस्यारी में नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मुनस्यारी के बलाती में पर्यटक फंस गए। यहाँ कल देर शाम से बर्फबारी लगातार हो रही है। अब देखिए ये स्थितियाँ, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ पर थोड़ी सी अलग होती हैं, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। जो दूर दराज से लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं, दूर दराज जाते हैं घूमने के लिए। अब खबर ये है कि यहाँ पर भी कुछ पर्यटक फंस गए। हालांकि प्रशासन वहाँ पर अलर्ट। कल देर शाम बर्फबारी वहाँ पर अचानक से हो गई, जिसके बाद बलाती में कुछ पर्यटक फंसे हुए ऐसी खबर निकल करके सामने आई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको सुरक्षित वहाँ से हटा लिया। धारचूला के मुनस्यारी में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब रात में वहाँ पर बर्फबारी हो रही थी, उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। अब देखिए अलग अलग हिस्सों की क्या तस्वीर थी, अलग अलग हिस्सों में कैसा है मौसम, कहां पर बर्फबारी हो रही है, कहां पर बारिश का दौर जारी है, कितनी ठंड उत्तराखंड में है, इसकी हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर और जानकारियों के साथ मेरे साथ जुड़ चुके मेरे सहयोगी पंकज राणा, उनके पास आपको सीधे ले चलते हैं। पंकज, सबसे पहले तो मौसम का अपडेट आप दीजिएगा, कैसा है मौसम अभी उत्तराखंड का? देखिए दीपा, अगर उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में अभी धूप खिली हुई है और देहरादून में जिस तरह दर्शक देख रहे हैं कि पूरी चटक धूप खुली हुई है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जो मौसम है वो ठंडा बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने 28 दिसंबर तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। और जिस तरह से पिथौरागढ़, मुनस्यारी हो या उसके बाद हम केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके अलावा हम रुद्रप्रयाग की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, इन 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और ये देर शाम से ही लगातार बर्फबारी उन क्षेत्रों में हो रही है। तो इस लिहाज से कहा सकता है कि आने वाले अगले 2 दिनों में जो पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी शीतलहर का प्रकोप शुरू हो जाएगा, क्योंकि बर्फबारी होगी तो निश्चित तौर पर मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने 28 तक का ये कहा है कि बर्फबारी और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं छुटपुर बारिश की भी संभावना है। तो उस लिहाज से जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा हो सकता है। लेकिन आज की अगर मौसम की बात की जाए तो देहरादून समेत जो मैदानी क्षेत्र हैं, जब हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, तो इन तीनों जिलों में धूप छाई हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी धूप है, लेकिन अगर हम 3000 से अधिक मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी हो रही है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था कि 28 तक मौसम में परिवर्तन होगा, तो उस लिहाज से यहाँ ठंड होने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा कि 28 के बाद 31 दिसंबर तक मौसम जो साफ रहेगा और जो पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं उनके लिए ये सुहावना मौसम रहेगा और पर्यटक यहाँ पर जो बर्फबारी है उसका आनंद लेने के लिए बता रहे हैं
पंकज, जब बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर जा सकते हैं, मौसम का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि तब मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश नहीं होगी, मौसम खुशनुमा होगा। बहुत शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कोटद्वार सीट बदलने को लेकर उन्होंने बयान दिया है। 4 अन्य सीटों पर किसी एक पर चुनाव लड़ेंगे हरक। अब वो 4 अलग अलग सीटें कौन सी है वो भी आप जान लीजिए। यमकेश्वर, केदारनाथ, लैंसडाउन और डोईवाला, ये अभी बताया गया है कि यहाँ से उनकी ख्वाहिश है कि वो चुनाव लड़े। हरक सिंह ने भाजपा संगठन को इन सीटों का ऑप्शन दिया है। वो कोटद्वार सीट नहीं चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। इस बार उनका बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान से जुड़ी हुई है। कोटद्वार सीट जहां से वो अभी एमएलए हैं, अब वो कह रहे हैं कि उनको अपनी सीट बदलनी है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथ जुड़ चुके मेरे सहयोगी विनोद। ये अपनी सीट बदलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं हरक सिंह रावत, इसके पीछे की वजह कुछ बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपा, पिछले लंबे समय से कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपनी विधानसभा कोटद्वार को छोड़कर दूसरी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसी खबर पर आज हरक सिंह रावत ने मोहर लगाई है और भाजपा संगठन से हरक सिंह रावत की बातचीत भी हुई है और 4 ऑप्शन हरक सिंह रावत ने भाजपा संगठन को दिए हैं, जिसमें यमकेश्वर है, केदारनाथ है, लैंसडाउन है और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला भी है। इन 4 ऑप्शन भाजपा संगठन को हरक सिंह रावत ने दिए हैं और ये भी दावा किया है कि अगर 4 जगहों में से एक जगह पर हरक सिंह रावत इस बार चुनाव लड़ते हैं तो 100% बिल्कुल जीत कर आएंगे और जीत भाजपा की होगी। तो ये एक बड़ा दावा यहाँ पर हरक सिंह रावत का है, क्योंकि ठीक पहले कुछ धार्मिक सरकार से नाराजगी होने के बाद में आज मीडिया से वो मिलने आए हैं और ये दावा किया गया है कि इन 4 जगहों में से एक सीट पर भी अगर हरक सिंह रावत को मौका दिया जाएगा तो 100% हरक सिंह रावत की जीत होगी। लिहाजा एक ये बड़ी बात है कि हरक सिंह रावत ने अपनी विधानसभा कोटद्वार को छोड़ने का अंदेशा पूर्व से ही लगाया था, ऐसी चर्चाएं भी थी, लेकिन आज इस खबर पर हरक सिंह रावत ने मोहर लगाई है कि अपनी कोटद्वार विधानसभा को छोड़कर 4 जगहों पर यानी यमकेश्वर, लैंसडाउन, डोईवाला और केदारनाथ, ये 4 ऐसी सीट हैं जहां पर हरक सिंह रावत का प्रभाव है और आगामी जो 2022 इलेक्शन होना है तो अपनी सीटें बदल सकते हैं। इस तरीके के दावे पर जो खबरें थी उस पर आज मोहर हरक सिंह रावत ने खुद लगाई है दीपा। अच्छा, पहले से ये ऐसी खबरें तमाम निकल करके सामने आ रही थी कि इस बार वो कोटद्वार से नहीं लड़ेंगे। अब जो मंशा जाहिर किया उससे साफ हो गया। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आप इस पर भाजपा संगठन की तरफ से क्या किया जाता है, उनको मौका मिलता है कहीं और से लड़ने का, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका विनोद। आगे बढ़ते हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत को सीएम पुष्कर सिंह धामी मनाने में कामयाब रहे। भाजपा कह रही है कि अब सब कुछ ठीक है, मगर सियासी गलियारों में चर्चा है कि विवाद अभी पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। कई घंटे गायब रहने के बाद वन मंत्री हरक सिंह रावत जब सीएम धामी से मुलाकात करने पहुंचे तो मंजर कुछ ऐसा था। दोनों नेता खिलखिलाकर और ठहाके मारकर हंस रहे थे। मीठा लगवा दो, मीठा 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 लगवा। सीएम से मुलाकात के बाद वन मंत्री हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। पुष्कर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा जिस तरह हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है, चाहे मेरा बुरा वक्त, जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है, एक भाई के नाते, चाहे मैं कांग्रेस में था, चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है। मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकता हूँ। सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो हरक सिंह कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए थे, वो इतनी जल्दी मान गए। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस वीडियो के मायने क्या है। क्या हरक सिंह और भाजपा सरकार के बीच जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है? हरक सिंह की आदत है कि वो कोई भी बात साफ साफ नहीं बोलते, मगर मुख्यमंत्री की तारीफ तो वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
पूरा भरोसा है मेरा छोटा भाई जैसे ईमानदारी के साथ, चाहे विपक्ष के लोग, चाहे हमारे कुछ भी लोग, मीडिया के लोग, उन पर कोई भी आरोप लगाए, लेकिन मैं पिछले 30-35 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, जिस तरह निष्पक्ष और जिसका हृदय एक तरह से करुणा से भरा है, जिसका हृदय, जिसके अंदर दिल में दया है, पहली बार प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर दया है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। इस वीडियो से साफ पता चलता है कि भाजपा नहीं चाहती है कि उसके घर की लड़ाई सियासी गलियारों तक पहुंचे और विरोधी दल इसका फायदा उठाए, इसलिए वीडियो के जरिए एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। जानकार कह रहे हैं हरक सिंह भाजपा संगठन और सरकार से बहुत नाराज थे। केंद्रीय नेताओं के दखल के बाद किसी तरह से हरक को मना लिया गया, वरना चुनाव से पहले ही भाजपा में बड़ा सियासी बवंडर होने वाला था। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है, 4600 पे ग्रेड की मांग को लेकर प्रदर्शन वहां पर शुरू हो चुका है। गांधी पार्क पहुंच करके पुलिस परिजनों का प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम ने घोषणा की थी, साल 2001 में भर्ती हुए जवानों के लिए घोषणा की थी सीएम ने, और उसके बाद घोषणा पर कोई शासनादेश जारी ना होने से परिजन बेहद नाराज हैं और नाराजगी को जाहिर करने के लिए इस तरीके से वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ। कहा जा रहा है जो वादा किया है उसको निभाइए। 4600 पे ग्रेड की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रवीण कुमार और ज्वालापुर विधानसभा प्रभारी ममता सिंह के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई। इसके अलावा आपके सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने बूथ समीक्षा बैठक की। बूथ संकल्प आप विकल्प अभियान में आपने हर बूथ पर 10 युवा जोड़े हैं, जिसके चलते कुल 1 लाख वॉलंटियर बूथों को मजबूती देंगे। उनको लगता है कि उन्होंने पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं किया। खटीमा की सुरई वन रेंज में बन रही जंगल सफारी और क्रोकोडाइल सफारी का मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पराग मधुकर धकाते ने निरीक्षण किया। वन अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन एजेंसी को जरूरी निर्देश भी दिए। सफारी का मुख्य मकसद वन विभाग की आय को बढ़ाना और स्थानीय युवाओं को रोजगार देना है। अब किस तरीके से यहाँ पर आय को बढ़ाया जाए, रोजगार का सृजन हो, यही एक मकसद है और इसलिए लगातार निरीक्षण भी हो रहा है, मंथन किया जा रहा है संभावनाओं को लेकर। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी मसूरी की वादियों में कुदरत के नजारों का लुत्फ उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा और बच्चों के साथ मसूरी में अब मसूरी का मौसम इस वक्त खुशनुमा है और अपने पूरे परिवार के साथ शिल्पा शेट्टी यहाँ पर पहुंची हुई। मसूरी के लंढौर छावनी मेले का समापन हो गया है। मेले के आखिरी दिन छावनी परिषद के जीओसी संजीव खत्री, ब्रिगेडियर अनिबन दत्ता और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौड़ ने मेले में शिरकत की। मेले में कई तरह की लगाई गई दुकानों का निरीक्षण किया और इस मौके पर पहाड़ी व्यंजनों का भी वहां पर लुत्फ उठाया।